आप सबका मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतवार वाले दिन आपसे और हर मरतबा आपको बुला के और लेकिन ये सारी जो डिटेल्स है बतानी इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कई दफ़ा चेमगोइयाँ और र्यूमर्स शुरू हो जाते हैं जो काफ़ी परेशान कुन होते हैं। और मेरा ख्याल है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत और आपकी वसादत से हम लोगों के दरमियान जो गलत फहमियाँ पैदा होती हैं उनको बहुत हद तक दूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे मैं हमेशा अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करती हूँ उसमें मैं बताती चली जाऊँ कि इस वक्त पंजाब के अंदर टोटल पॉजिटिव केसेस जो आए हैं वो 696 हैं। तो अगर देखा जाए आपकी और मेरी मुलाकात काफ़ी रेगुलरली होती रही है तो बहुत हद तक बहुत कमी आ चुकी है इस वक्त पंजाब के जितने केसेस हैं। और जो फर्टिलिटीज़ पिछले 24 घंटे के अंदर हुई हैं ये 22 हैं। पॉजिटिविटी रेशियो जो है वो हमारे सामने जो पंजाब पूरे का आया है वो है 2.39% ओवरऑल पंजाब का। अगर इसी का मुकाबला मैं 25 अप्रैल का करूं तो उस वक्त 13 था और अब ये 2.39 2 तकरीबन 40 यानी बहुत हद तक 3 के करीब लगभग है, जो सबसे कम जब से ये वेव शुरू हुई है सबसे कम है। जो इस वक्त हमारे ज़िले हैं जिनके अंदर ज़्यादा पॉजिटिविटी रेशियो है वो मुल्तान है, रहीम यार खान है और खानेवाल है। बाकी सारे इलाक़ों के अंदर 5% से जो इन्फेक्टिविटी रेट है वो बहुत हद तक बहुत कम हो चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के अंदर इस वक्त 1.5% है जो हमारे पास इन्फेक्टिविटी रेट आया है। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको पता है कि आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त हमारे पास बेड्स की क्या सिचुएशन है। जो आपको पता है एक मुसलसल इसके ऊपर भी एक वो चलती है, शोर गुल चलता है कि जी बेड्स नहीं हैं, ऑक्सीजनेशन नहीं है वगैरह वगैरह। तो मैं आपको बताती चली जाऊँ कि जहाँ तक प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर का ताल्लुक है, जो बेड्स एलोकेटेड हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर वो 2897 हैं और उसमें से 410 बेड्स जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं और जो वेंटिलेटर्स हैं वो 112 हैं और उनमें से 9 वेंटिलेटर्स ऑक्यूपाइड हैं। इसी तरीके से अगर आप वेंटिलेटेड बेड्स की ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो पंजाब बड़े अस्पतालों में जो हमारे टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उनमें देखना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा इस वक्त मुल्तान में है जो तकरीबन 67% है, वरना लाहौर में इस वक्त 38% पे हम पहुंच चुके हैं। अपना रावलपिंडी 16% पे है। भावलपुर क्योंकि फिर वो भी साउथ का प्रोविंस है, इस वक्त जो हमारे पास ज़्यादा इन्फेक्टिविटी रेट्स आ रहे हैं वो साउथ के आ रहे हैं। तो इस वक्त भावलपुर के अंदर तकरीबन 32% है। बाकी सारे इलाक़ों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बेड ऑक्यूपेंसी रेट बहुत हद तक कम हो चुका है। गुजरावाला जो आपको पता काफ़ी हमें परेशानी उठानी पड़ी थी पिछले माह उसके अंदर, अब इस वक्त उसकी बेड ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो 20% है। इसके अलावा आप अगर देखिए तो अपना ये जहाँ तक सिचुएशन है हाई डिपेंडेंसी जो हमारी यूनिट्स हैं ये मैं इंटेंसिव केयर के अलावा बात करना चाह रही हूँ तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कमी आई है। इस वक्त अगर हमारे पास देखा जाए तो मुल्तान के अलावा 54% मुल्तान है, बाकी सब जो हैं वो 40% से बेड ऑक्यूपेंसी जो है वो कम है। तो इसका ये मतलब है कि ओवरऑल जो दाखिला मरीज़ों का हो रहा है उनकी तादाद एज़ कम्पेयर टू जो मरीज़ डिस्चार्ज हो रहे हैं हॉस्पिटलों से उनका मुकाबला किया जाए। जब आप प्लेटो की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जितने मरीज़ दाखिल हो रहे हैं उतने मरीज़ घर को जा रहे हैं। उसका ये फ़ायदा होता है कि आपके हॉस्पिटल्स के ऊपर ये जो बेड ऑक्यूपेंसी है वो मेंटेन होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले एक हफ्ते के अंदर देखा गया है कि तादाद मरीज़ों की जो सेहत याब होकर घर जा रहे हैं उनकी तादाद बढ़ गई है और इसी की वजह से अब ग्राफ प्लेटो से आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आ रहा है, जो एक बड़ी खुशाइन बात है और हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। उसकी बड़ी मेहरबानी है कि आप सबकी काविशों के साथ SOPs पे जो सख्ती की गई है और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो एक हफ्ते की लॉकडाउन था ख़ास तौर पे आपको पता है ईद से पहले एक हफ्ते का, लोग हमसे नाराज़ तो बहुत हुए लेकिन आप देखिए आज उसका फ़ायदा आपके सामने नज़र आ रहा है कि इन्फेक्टिविटी रेट बहुत कम होके अब हम इस पोजीशन में हैं कि आहिस्ता आहिस्ता
آپ کے ادارے جو ہیں وہ کھل رہے ہیں. اسمارٹ لاک ڈاؤن اس وقت میں اگر آپ کو بتاؤں تو صرف اس وقت ملتان کے اندر ایریاز جو ہیں وہ 6 ایریاز انڈر لاک ڈاؤن ہے اور تقریباً 736 پاپولیشن انڈر لاک ڈاؤن ہے. اور یہ ضروری تھے. جہاں تک آپ کو پتہ ہے کہ نان فارماسیوٹیکل انٹرونشنز یا NPIs جن کو کہتے ہیں، پروونس وائڈ ساری کمرشل ایکٹیویٹیز کے اوپر ابھی بھی 8 بجے کے بعد بین ہے. 2 کلوز ڈیز جو ہیں ابھی بھی ہم آبزرو کریں گے، یعنی سیٹرڈے سنڈے مکمل طور پہ سب دکانیں وغیرہ آپ کو بند ہوتی ہیں، سوائے خورد و نوش کی اور کھانے پینے کا سامان، اور جو منڈیاں ہیں جہاں کھانے پینے کا سامان آتا ہے وہ کھلی رہتی ہیں. انڈور ویڈنگز کے اوپر کلوجر آف مارکیٹس ہے. آؤٹ ڈور شادیوں کی پرمیشن ہے اور 150 گیسٹ کے ساتھ. اور اسی طرح انڈور ڈائننگ کی بھی کمپلیٹ پابندی ہے لیکن ریسٹورنٹس کے اندر، لیکن آؤٹ ڈور اور ٹیک اوے جو ہے اس کی اجازت ہے. امیوزمنٹ پارکس جو وہ تھے ان کے اوپر کل نظر ثانی ہوئی ہے اور ہم لوگوں نے اب خاص طور پہ واٹر سپورٹس اور سوئمنگ پولز جو ہیں ان کو کھلنے کی اجازت دے دی ہے. اور جہاں تک تعلق ہے نارمل ورکنگ آورس کا، وہ 50% ابھی بھی ورک فرام ہوم ہے. سنیماز اور تھیٹرز اس وقت ابھی بھی پروونس کے تھرو بند ہیں، لیکن ان کے بارے میں اس ہفتے کے اندر NCOC نے کوئی ڈیسیجن لینی ہے. اور جو لارج گیدرنگز ہیں انڈور اور آؤٹ ڈور، یہ جو اجتماع کیے جاتے ہیں چاہے وہ مذہبی ہوں سیاسی ہوں، ان پہ ابھی بھی ساری پابندی ہے. اچھا، ابھی بھی سپورٹس کے اوپر کمپلیٹ بین ہے. اور جہاں تک تعلق ہے پبلک ٹرانسپورٹ کا، اس پہ 50% سیٹنگ کیپیسٹی کے مطابق اجازت ہے. انڈور جمز بند ہیں، آؤٹ ڈور کی پرمیشن ہے. اور ٹورزم سیکٹر جو ہے اس کو کھول دیا گیا ہے ود دس کنڈیشن کہ آپ نے SOPs کو اسٹرکٹلی جو ہے وہ آبزرو کرنا ہے. اور SOPs جو ہے میرا خیال ہے اب تو ہمیں حفظ ہو جانا چاہیے. بار بار ایک ہی بات ہم کہتے ہیں، ماسک پہن لیجئے. ماسک پہن کے آپ بہت زیادہ بچت کر سکتے ہیں، اپنی بھی اپنی فیملی کی بھی. تو ماسک ایک چھوٹا سا حفاظتی تدابیر ایسی ہے جس کے ساتھ 70 سے 80% لوگ جو ہیں 70 سے 80% لوگ جو ہیں وہ اس وقت جو ہیں وہ ان کو ہم بچا سکتے ہیں فرام دس انفیکشن اگر آپ انفیکشن جو ہے وہ کریں. اب آ گیا جہاں تک مسئلہ ہے ویکسینیشن کا. ہمیں بھی سب کو پتہ ہے اور اب آپ سب کو بھی میرا خیال ہے بہت حد تک آپ اس بات کو مان گئے ہیں کہ اگر ہم 2 چیزیں کریں، SOPs جو ہیں ان کو پراپرلی مینٹین کریں اور ویکسینیشن کے سلسلے کو بڑھا دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ خیر کرے اگلے 3-4 مہینے کے اندر اگر ہم بہت بڑی تعداد لوگوں کی ویکسینیٹ کر دیں تو انشاءاللہ اس وبا پہ قابو پانے میں بہت ہماری مدد ہوگی. اس وقت ہمارے پاس جو ویکسینز اویلیبل ہیں حکومت کے پاس، وہ ہمارے پاس سائنو فارم ہے، سائنو ویک ہے، ایسٹرازینیکا ہے اور کنسائنو ہے. یہ ویکسینز ہیں. اس سے پہلے سائنو فارم لگ رہی تھی، آج کل سیکنڈ ڈوز، میں ریپیٹ کر رہی ہوں، آج کل سیکنڈ ڈوز سائنو فارم کی لگ رہی ہے. تو مہربانی کر کے لوگ آ کے سینٹرز پہ اس بات کی ضد نہ کیا کریں. کئی دفعہ لوگ آ کے اس بات پہ ضد کرنا ہم نے فلاں ویکسین لگوانی ہے، وہ والی ویکسین لگوانی ہے. تو میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں، ویکسین ایک ہی قسم کی فرسٹ ڈوز میں لگے گی. اس وقت ہمارے سارے سینٹرز کے اندر سائنو ویک شروع ہو گئی ہے. اس سے پہلے ایسٹرازینیکا چل رہی تھی، اب سائنو ویک شروع ہو گئی ہے. صرف اور صرف سیکنڈ ڈوز جو ہے وہ سائنو فارم کی لگ رہی ہے، کیونکہ لوگوں کو جن کو پہلی ڈوز لگ چکی ہے بہت ضروری ہے کہ ان کو ان کی سیکنڈ ڈوز بھی لگ جائے. جہاں تک ویکسینیشن کے سٹاک کا تعلق ہے تو میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ ابھی بھی ہمارے پاس جس رفتار سے ہم ویکسینیشن دے رہے ہیں ہمارے پاس سٹاک موجود ہے. اور نیا اس وقت ہمارے پاس 14 لاکھ کے قریب ویکسین جو ہے ہمارے پاس اس وقت ہمارے سٹاک میں موجود ہے. اور جس طرح ہمیں آ رہا ہے، سب سے بڑی جو خوشخبری ہے وہ تو آپ لوگوں کو آلریڈی پتہ چل گیا ہے کہ فارمولیشن اور پیکیجنگ کونسائنو کی یہاں پاکستان کے اندر ہو رہی ہے. اور اس کی وجہ سے ایک بہت بڑی تعداد ویکسین کی جو ہے وہ پاکستان کی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ جو ہماری لیبز ہیں اسی میں پروڈیوس ہو رہی ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ جو پہلا سٹیپ ہے ویکسین بنانے کی، فارمولیشن ایک کمپلیکیٹڈ سٹیپ ہوتا ہے، سیکنڈ والا وہ آلریڈی پاکستان نے اس پہ مکمل کام کر کے اور وہ اس وقت فیل ہو رہا ہے.
فرسٹ جو ہے وہ انشاءاللہ 3 مہینے کے بعد ویل مین اے پوزیشن کہ ہم اپنی ویکسین خود پروڈیوس کرنا شروع کر دیں گے اکارڈنگ ٹو NIH۔ اب آ گیا مسئلہ کہ جی ویکسینیشن اس وقت روزانہ کتنی ہو رہی ہے۔ کل کے دن میں سیکٹری صاحبہ کے مطابق 1 لاکھ اور 159 1,59,000 ویکسین دی گئی ہے، وچ از اے گڈ نمبر آف ویکسین، کہ یہی ہدف ہمیں انہوں نے دیا تھا کہ آپ مہربانی کر کے ویکسینیشن جو ہے وہ بڑھا کے 1.5 لاکھ کے اوپر چلی جائے۔ تو اب ہم لوگوں نے 1,59,000 روزانہ کی ڈوزز لگنی ہیں۔ کل کے دن میں 159 لگا، اس سے پہلے 149 لگ رہا تھا۔ اس وقت ہمارے جتنے سینٹرز بن گئے ہیں، ہمارے پاس نمبر آف سینٹرز جو ہیں وہ بڑھا دیے گئے ہیں، اور 356 کے قریب ہمارے پاس سینٹرز موجود ہیں جن کی کیپیسٹی ہے 5 لاکھ سے زیادہ ویکسین لگانے کی۔ وہ بڑھایا اس لیے گیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے جون میں ہم نے بڑھا کے اپنی ویکسینیشن کا عمل جو ہے وہ 2.5 سے 3 لاکھ پہ لے کے جانا ہے، اور جولائی میں وی ہیو ٹو ٹیک اٹ ابو 4 لاکھ۔ تو ہم نے آلریڈی کیپیسٹی جو ہے ہمارے سارے سینٹرز کی دیٹ از مور دین 500,000۔ ابھی تک ویکسین کتنی لگ چکی ہے؟ پورے پنجاب کے اندر 35 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے، اور اگر جس طرح ہم اسی رفتار سے چلتے رہے تو انشاءاللہ ویکسین کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ حکومت نے اجازت دے دی ہے 30+ کی واک ان کے لیے، کہ آپ یو کین واک ان اور اپنے آپ کو آپ ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس آپ کا آئیڈینٹی کارڈ ہونا چاہیے۔ 30+ والوں کو سب کو واک ان وہ لگنے لگا، اور ابو 18 کی بھی رجسٹریشن شروع ہو گئی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگ سکے۔ جہاں تک تعلق ہے کنسنٹریٹڈ گروپس کا، آپ کے سامنے ہے استادوں کی ہم نے ویکسینیشن شروع کر دی ہے۔ تقریباً 4 لاکھ سے زیادہ ٹیچرز ہیں جو اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، 2.5 لاکھ کے قریب ان کے جو باقی ہیلپرز اور باقی عملہ ہے، یہ سرکاری اسکولوں کی بات میں کر رہی ہوں۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ اسکولز جو ہیں ان کو بھی ریکویسٹ کر دی گئی ہے کہ آپ مہربانی کر کے ہمارے سینٹرز پہ آ کے ٹیچر کو اپنا امپلائی لیٹر کہ وہ ایک استاد ہیں اور پلس ID کارڈ دکھانا ہے، اور انشاءاللہ جو قریب ترین آپ کا سینٹر ہے وہاں سے جا کے آپ اپنے آپ کو ویکسین لگوا دیں۔ سارے سینٹرز کو انسٹرکشنز دے دی گئی ہیں کہ سارے ٹیچرز اپنے آپ کو آ کے ویکسین لگوا لیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسکول کھولنے کا عمل جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، تو ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمارے جو فرنٹ لائن ٹیچرز، ہمارے اسی طرح فرنٹ لائن ورکرز ہیں، جس طرح ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، جن کو لگ رہا ہے ان سب کو بھی ویکسین لگانا بہت ضروری ہے۔ تو یہ آلریڈی کنسنٹریٹڈ گروپس جو ہیں ان پہ لگ رہا ہے، پولیس والوں کو لگ رہا ہے، ماشاءاللہ آپ کے صحافیوں کی بھی شروع ہوگی۔ اسی طرح جتنے پریس کلبز ہیں ان کو کانٹیکٹ کیا گیا پنجاب کے اندر کہ آپ مہربانی کر کے ہمیں اپنی لسٹیں دیجئے تاکہ سارے صحافیوں جو ہیں ان کو بھی ویکسین لگے۔ لیکن اگر اب تو کیونکہ ایج لمٹ جو ہے 30+ پہ ہو گئی ہے، واک ان جو ہے دیٹ از پرمٹ، کہیں بھی جا کے آپ اپنے آپ کو ویکسین لگوانا چاہتے۔ بہت ہمارے جو یہ اس وقت اہم قدم جو ہے جس کے لیے میں آپ کی مدد مانگنا چاہتی ہوں، میڈیا والوں کی اور اپنے سارے چینلز کی، کہ کسی قسم کی جو غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں ویکسین کے بارے میں وہ خدارہ غلط ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہر چیز کے کوئی چھوٹے موٹے سائیڈ ایفیکٹ اپنی جگہ، بخار ہو گیا، جسم میں تھوڑی بہت درد ہوئی، تو اس کے لیے تو ہم بچوں کو جب ویکسین لگاتے ہیں تو تب بھی ڈاکٹر جو ہے یہ ہدایت دے کے بھیجتے ہیں کہ بچوں کو آپ کیلپول دے دیجیے گا، وجہ یہ کہ ایک دن بخار ہوگا۔ تو میرا خیال ہے اس طرح کا رسپانس جب آپ ویکسینز دیتے ہیں تو اٹ شوڈ بی ایکسپیکٹڈ۔ آخری جو ہے وہ یہ ہے کہ فائزر کی جو ابھی ویکسین آئی ہے ان میں کیا کہتے ہیں، جہاں تک فائزر کی ویکسین آئی ہے اس ویکسین کے بارے میں بتا دوں کہ اس کی جو رجسٹریشن کا عمل ہے وہ ڈرائیو کے ساتھ ابھی چل رہا ہے، تو جب تک وہ ڈرائیو کے ساتھ وہ مکمل نہیں ہوگا، اور میرا خیال ہے آلریڈی پرابیبلی آن دا 1st which is Tuesday میٹنگ آلریڈی بلائی گئی ہے۔ ایک لمیٹڈ ڈوز آئی ہے کوئی تقریباً 100,000 which is 1 lakh
تو اس کی ایکسیپٹنس جب تک نہیں ہوگی، جب تک اس کی وہ رجسٹریشن نہیں ہوگی، وہ ویکسین نہیں لگے گی. باقی جتنی ویکسینز ہیں جو آلریڈی رجسٹرڈ ہیں پاکستان کے اندر، وہ آپ کو آلریڈی پتہ ہے. سائنو فارم ہے، سائنو ویک ہے، اس کے علاوہ کونسائنو ہے، ایسٹرازینیکا ہے اور اسپٹنک ہے. یہ ساری ویکسینز آلریڈی رجسٹرڈ ہیں اور یہ آلریڈی ویکسینز لگی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں، میڈیکل کالج کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں، بیکاز نیچرلی ان کی بھی ایکسپوجر ہسپتالوں میں ہوتا ہے، اور پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان سب کو بھی ویکسینیٹ انشاءاللہ ہم بہت جلد کر دیں گے. ان کے ساتھ جو ایک بات آپ کو پتہ ہے کہ آج سے 3 دن پہلے آپ کو پتہ ہے ایک بہت اہم ہمارا پروگرام جو ہے وہ سامنے آیا ہے، وہ ہے ہیلتھ کارڈز کا. ہیلتھ کارڈز پہ آج بات کرنی اس لیے بہت ضروری تھی کہ کچھ، جیسے میں کہتی ہوں جب کوئی پروگرام شروع ہوتا ہے تو چمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں، اس کو ملنا ہے، اس کو نہیں ملنا، فلاں کو ملنا ہے، فلاں کو نہیں ملنا. تو میں یہ بتاتی چلی جاؤں کہ عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے اور عثمان بزدار صاحب جو چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پنجاب میں ہر فیملی کو کی ہیلتھ انشورنس کر دیں. ہر فیملی کی ہیلتھ انشورنس کر دیں. یہ ان کا حق ہے. صحت کی سہولت ان کو ملنا ان کا حق ہے. اور اکراس دا بورڈ، یہ نہیں ہے کہ جس طرح پہلے ہم نے صرف قریب جو غربت کے سطح سے نیچے فیملیز رہ رہی تھی ان کو کارڈ دیا، اب اٹ ول بی اکراس دا بورڈ. آپ کو، مجھ کو، سب کو کارڈ ملے گا. اور سلسلہ جو ہے وہ بسم اللہ کی گئی ہے. ڈی جی خان اور ساہیوال ڈویژن سے 7 ضلع اس میں شامل ہیں، اور ان 7 ضلعوں کے اندر جو فیملی کے ہیڈ کا کارڈ ہے، اپنا آئیڈینٹی کارڈ، وہ اس کا صحت کارڈ. آئی ڈی کارڈ جو ہے، اور ہمیں میرا خیال ہے شکریہ ادا کرنا چاہیے نادرا کا کہ بہت بڑا انہوں نے اس کے اوپر کام کر کے جتنی فیملیز تھیں ان علاقوں کی، ان کی باقاعدہ کلیئر رجسٹریشن کر کے، تاکہ جب وہ کارڈ سوائپ ہو، یعنی وہ کارڈ جب سوائپ ہوگا تو آٹومیٹکلی پتہ چل جائے گا کہ اس فیملی کے کتنے ممبرز ہیں، اور اس فیملی کے ہر ممبر کے لیے یہ سہولت موجود ہے. اور ایک یہ سوال تھا کہ 7,20,000 کا یہ کارڈ ہے، لیکن اس کے اندر ایک ان بلٹ یہ ہے کہ اگر مریض ہسپتال میں داخل ہے، 7,20,000 روپے خرچ ہو چکے ہیں اس کے علاج کے اوپر، تو اگلے 3 لاکھ مزید اس کے اندر باقاعدہ اس کا وہ ہے اماؤنٹ کہ کسی بھی فیملی کی علاج کو کی وجہ سے وہ واپس کے 7,20,000 خرچ ہو گئے، اب کیا کریں، 3 لاکھ اور حکومت دے گی اس فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے. ملنے کب ہیں؟ ان 7 ضلعوں کے بعد 31 دسمبر سے پہلے ہر پنجاب کا جو ڈومیسائل بندہ ہے، ہر بندہ جو پنجاب کے اندر اپنا آئی ڈی کارڈ ہولڈ کرتا ہے، انشاءاللہ ان ساری فیملیز کو یہ کارڈ تقسیم ہو جائیں گے. اس کا آلریڈی پروکیورمنٹ کا کام جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ شروع ہو گیا ہے. اور میں بتاتی چلی جاؤں، اسی کی وجہ سے یہ پہلی دفعہ کسی حکومت نے یہ اتنا بڑا انیشیٹو لیا ہے. اس میں تقریباً 100 ارب سے زیادہ بجٹ جو ہے وہ اس کے اندر اس کے لیے مخصوص کیا گیا ہے. اور آلریڈی جن لوگوں کو ہم نے انشور کیا ہے ان کی آلریڈی پیمنٹ ساری انشورنس کمپنیز کو ہو گئی ہیں. اور ان فیملیز کو جو ان 7 ضلعوں کے اندر فیملیز جو ہیں جو انشور ہوئی ہیں وہ 35 لاکھ ہے. تو 52 لاکھ 35 لاکھ پلس ہیں. اور ہمارے پاس پہلے جو فیملیز تھیں جن کو ہم نے انشور کیا تھا وہ تقریباً 52 لاکھ اور 50,000 کے قریب تھی. ان دونوں فگرز کو آپ ملا لیں تو اس وقت 88 لاکھ یعنی 2,90,00,000 93 لاکھ کے قریب ہماری پورے پنجاب کی فیملیز بنتی ہیں. ان میں سے اس وقت 88 لاکھ فیملیز انشور ہو چکی. دے آل ہیو ہیلتھ انشورنس. اور یہ میرا خیال ہے بہت بڑے بڑے ترقی یافتہ ملک بھی اس طرح کا میرا خیال ہے اس سے پہلے کبھی پروگرام نہیں دیا جس طرح کا یہ پروگرام دیا ہے. تو یہ انشور کرنے کے لیے خان صاحب یہ بات ہمیشہ کہتے ہیں کہ
हर इंसान का हक है सेहत के ऊपर और हर इंसान का हक है एजुकेशन के ऊपर, और इसी वजह से मेजर कंसंट्रेशन इस वक्त सेहत के ऊपर और एजुकेशन पे हो रही है। और आपको मैं बताती चली जाऊं, इसी वजह से ये पहली दफ़ा होगा कि हेल्थ का बजट जो है उसको बहुत बड़ी तादाद के साथ बढ़ाया जा रहा है, और यही रिक्वायरमेंट और नीड्स हैं किसी भी मुल्क की, ताकि हालात बेहतर हो जाएं। इन लफ्ज़ों के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो जी जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी, अब्दुल वहीद PNN से। मैडम, एक आम इशू है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की तरफ जो आपकी मैंने दिलवाई है, वहाँ पे जो महाना उनको मेडिसिन मिल रही है वो हर एक पेशेंट को अगर 7 है उसमें से 1 या 2 कम मिल रही है। यानी हमने सर्वे किया 30 से 40 मरीजों से, उन्होंने बताया कि वो 1200 से लेकर 2000 तक जो मेडिसिन है बाहर से हर महीने खरीद रहे हैं। और जब डाटा एंट्री का वो चेक करवाया कि हर पेशेंट को जो डाटा एंट्री जा रही है पूरी की पूरी मेडिसिन जा रही है, लेकिन उसको जो इशू की जा रही है वो 1 या 2 हर एवरेज पेशेंट को वो कम जा रही थी। तो इस पे इसको हमने इशू को हाईलाइट भी किया, पंजाब असेंबली में तरीके इल्तवा भी जमा हुई। तो महकमा इस पे क्या कर रहा है, क्योंकि वो मेरा ख्याल है जी आपने आज मेरा ख्याल जितना क्विकली रिस्पॉन्ड महकमा सेहत करता है शायद कोई और महकमा करता ही ना हो। आप लोग खबर चला रहे होते हैं टीवी के ऊपर और सेकंड मोमेंट हम कहते हैं हमने नोटिस ले लिया, बंदे भेज देते हैं, इंक्वायरी करवाते हैं। वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट। हमारी पूरी कोशिश है कि आप लोगों की मदद के साथ हम हालात जो हैं एक आम आदमी के बेहतर करें। जो आपने जिस चीज़ की निशानदेही की है इंशाल्लाह आप फिक्र ना करें। मेरे साथ सेक्रेटरी साहिबा बैठी हुई हैं, इनको मैंने बता दी है, इस पर कल ही देख के इस सारी चीज़ के ऊपर इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी करने के बाद इंश्योर करेंगे कि इस तरह का गलत काम कहीं भी ना हो। मैडम, एक सवाल है उनसे। मैडम, बैरून मुल्क जाने वाले जो अफराद हैं उनके लिए खासी परेशानी बनी हुई है। किन के लिए? जो बैरून मुल्क जाने वाले खासतौर पर सऊदी अरब के लोग। हाँ, हमने देखा एक्सपो सेंटर में उस हवाले से एहतजाज भी हो रहा है। 30 से 40 साल के दरमियान जो अफराद हैं उनको एस्ट्राज़ेनेका भी नहीं लग रही। तो उन लोगों के लिए आपने क्या किया है? वज़ारत ख़ारजा ने भी इस हवाले से खत भी लिखा है, लेकिन उस पर भी कोई भी काम आप बाहर जो लोग जाना चाह रहे हैं उनकी वैक्सीनेशन की बात। जी जी बिल्कुल। और वो हाँ, अब मैं आपको थोड़ा सा बताती चली जाऊँ। मसला ये है कि जो वैक्सीनेशन हमारे पास है, आपको पता है कि हमें तो सबसे पहले चाइनीज़ स्टेप फॉरवर्ड, क्योंकि कोवैक्स जिन्होंने अपनी वैक्सीनेशन हमें देनी थी, कोवैक्स ने उस तरह हमें वैक्सीन नहीं प्रोवाइड की, तो जो सबसे पहले हमारे पास आई वो चाइनीज़ वैक्सीन आई। और चाइनीज़ वैक्सीन जो है वो दुनिया भर में रिकग्नाइज हुई हुई है एज अ गुड वैक्सीन। क्या वजह है कि बहुत सारे मुल्क जो हैं, और मुझे तो लगता है कई दफ़ा इसके पीछे कोई सियासी बात है कि मुल्क जो हैं वो इस वैक्सीन को रिकग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं है। अब इस वक्त हमारे फॉरेन ऑफिस जो है वो ऑलरेडी नेगोशिएट कर रहा है सारे मुल्कों के साथ, ख़ास तौर पे जहां हमारे मजदूरों ने जाना है। जो बात सामने आई है कि फॉर एग्ज़ाम्पल सऊदी अरेबिया वगैरह जो मुल्क हैं वो कहते हैं कि हम एक पर्टिकुलर वैक्सीन रिकग्नाइज कर सकते हैं, जैसे कि एस्ट्राज़ेनेका है। अब मैं आपको बताती चली जाऊँ, हमारे पास जो एडवाइस आई है एस्ट्राज़ेनेका के बारे में वो ये है कि 40 साल से ज़्यादा उम्र के बंदे को आपने वैक्सीन लगानी। अब मजदूर जो हैं सारे, उनकी उम्रें जो हैं वो 40 साल से कम हैं हमारे लिए इसी शशोपन की वजह से, वरना तो हम उनको ज़रूर लगा देते। बस बिकॉज ऑफ दैट फिर हम अक्रॉस द बोर्ड नहीं कर सकते थे। ये करते थे 40 साल से ज़्यादा उम्र के बंदे को तो लगा दिया और 40 साल से कम उम्र के बंदे को ना लगाएं। तो उसके सिलसिले के अंदर वी हैव ऑलरेडी टॉक टू द NCOC, और ऑलरेडी इसके ऊपर असद उमर साहब से भी मेरी कल बात हुई है। वो ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं। फॉरेन सर्विस जो है वो ऑलरेडी हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब भी इस पे बात कर रहे हैं कि जो वैक्सीन्स पाकिस्तान में लग रही हैं दे आर स्टैंडर्ड वैक्सीन्स, और ये रिकग्नाइज अगर हो जाएं तो हमारे लिए ये बड़ा पॉजिटिव स्टेप होगा। इसके ऊपर डिसीजन जो है अगले 1-2 दिन के अंदर NCOC की तरफ से आ जाएगा। डॉक्टर साहब, 2 पार्ट्स हैं मेरे सवाल के। नंबर 1 तो ये बताइएगा कि आपके जहन में कोई टाइम फ्रेम होगा जो पंजाब की आबादी है 50% या 60%, कितने अरसे में उनको जो है वो मेडिसिन लग जाएगी। और दूसरा बताइएगा कि बहुत ज़्यादा तादाद अभी भी ऐसे लोगों की है जो मिसकंसेप्शन का शिकार है कि पता नहीं वैक्सीन लगवानी नहीं है और अगर लग गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। किसी मरहले पे क्या आप सोच रहे हैं कोई लेजिस्लेशन हो सकेगी जो नहीं लगवाता? पहले तो ये बताइए आप सबने लगवा ली है या नहीं लगवा ली? आप सबने अगर लगवा ली है तो आपसे बड़ा तो हमारा एम्बेसडर ही कोई नहीं हो सकता। यानी आप लोग जो मीडिया वाले हैं जिन्होंने लगवाई है उनको रोज़ाना कोट करना चाहिए।
मैं अपना बता दूं, मैंने अपने आप को लगवाई है, हालांकि आपको पता है आई वाज टेकिंग ट्रीटमेंट, और मैंने अपनी ऑन्कोलॉजिस्ट से पूछा तो पहले तो उन्होंने मना किया था कि अभी आपकी क्योंकि इम्यूनोसप्रेशन है आप, लेकिन कुछ अरसे बाद पेपर्स जब आए जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे जैसे लोग जो हैं वो भी ले सकते हैं वैक्सीन, तो वो उन्होंने जिस दिन बताया मैंने उसी दिन वैक्सीन लगवा ली। हमारे सेक्रेटरीज जो बैठे हुए हैं सब ने वैक्सीन लगवा ली। असद असम साहब ने तो अपने आप को कोरोना करवा के भी वैक्सीन लगवा ली। सो मकसद ये है कि वैक्सीन हमेशा याद रखिए कि इट्स अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, और लोगों के अंदर ये जो गलत फहमियाँ हैं कि जी खुदा न खास्ता फर्टिलिटी पे इफेक्ट हो जाएगा, कल हमारी अगली पौध जो है, अगली जो हमारी जनरेशन है उस पर इफेक्ट हो जाएगा, सब गलत फहमियाँ हैं और इस तरह की बातें जो हैं फैलानी भी ज्यादती की बात है। आप देखिए कि कोविड के एपिडेमिक की वजह से पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो रिसेशन आई है वो मेरा ख्याल है बहुत अरसे बाद इस वक्त बड़ी बड़ी जो इकोनॉमीज हैं उन्होंने भी घुटने टेक लिए, और मैं तो सोचती हूँ अल्लाह की खास मेहरबानी है पाकिस्तान के ऊपर कि हमारे वो हालात नहीं हुए। आप हमसाए मुल्क को देखें, हमसे बहुत बड़ी इकोनॉमी थी, हमारे से बहुत बेहतर हाल, वैक्सीन बनाने वाले वो, सब कुछ करने वाले वो, उसके बावजूद जो हालात वहाँ थे और यहाँ, और मेरा ख्याल है इसका क्रेडिट जो है इमरान खान साहब की पूरी टीम को जाता है कि बड़ी सेंसिबली इकोनॉमी को भी चलाते रहे, पूरी कोशिश करते रहे कि इकोनॉमी भी चलती रहे और लोगों का काम भी चलता रहे। इतना गरीब मुल्क, हम तो इस तरह की पाबंदियों पे बिल्कुल वो नहीं है। अब जहाँ तक ताल्लुक है कि हम कितने लोगों को वैक्सीनेट कर देंगे, मैं आपको ये बताती चली जाऊँ कि इंशाअल्लाह अगर इसी रफ्तार से हम लगे रहे तो देखें, हमें उम्मीद है कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के आखिर तक इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि कम से कम 30 से 40% आबादी जो है उसको वैक्सीन मिल जाए। और नेचुरली वैसे तो कहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी जो है तब आती है जब 70% लोगों को लग जाए, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह इस साल के अंदर अंदर, और अगर मजीद जिस तरह कोवैक्स ने हमें 4 करोड़ वैक्सीन का वादा किया था और वाकई अगर उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया और हम जो खुद भी वैक्सीन प्रोक्योर कर रहे हैं उसको मिलाया जाए और जो पंजाब प्रोक्योर कर रहा है, तो मैं आपको यकीनन बता रही हूँ कि इंशाअल्लाह हम 50% से भी शायद ऊपर चले जाएं। देखिए जी, जहाँ तक ताल्लुक है प्रोपेगेंडा रोकने के लिए इंशाअल्लाह जो आपने बात कही है इट्स अ वेरी लॉजिकल, बल्कि हमें इस प्रोपेगेंडा को हर हाल पे फोर्सबली रोकना चाहिए और इंशाअल्लाह इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ये जो हमारी, आपको पता है रोज़ाना टास्क फोर्स की मीटिंग होती है सवाए संडे वाले दिन। टास्क फोर्स में हम आपस में बैठ के रिकमेंडेशन जो है वो NCOC को देते हैं, वी विल डेफिनेटली गिव इट। और जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक है इंश्योर करेंगे कि ये जो हार्मफुल प्रोपेगेंडा है इस कैंपेन का उसके ऊपर। जहाँ तक ताल्लुक है कि हम फोर्सफुली वैक्सीन दे सकते हैं या नहीं, ये बात जो है ये हम NCOC के सामने रखेंगे। दे आर द वंस, बिकॉज देखिए इसके अंदर पूरे मुल्क का ओपिनियन जो है और सारों ने इकट्ठा मिलकर इस पर मुश्तरका सोचना पड़ता है। और हमेशा वो वाली बात है कि जब इज्तिमाई सोच हो तो वो बेहतर होती है, उसके ऊपर डिस्कशन ज़रूर करेंगे इस मसले में। जी आपने सुन एक और पब्लिक इशू में मैं बात करना चाह रहा था कि स्टे डॉग्स का स्टे डॉग बाइट्स के हवाले से रेबीज का जो एक इशू है, हमने सिंध में देखा कि बहुत सारा ये बड़ा सीरियस इशू बन गया और वहाँ पर कलिंग भी शुरू हो गई। यहाँ पे भी लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन गई है, चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी कल मीटिंग की है और उन्होंने कहा कि हम कलिंग नहीं करेंगे बल्कि को न्यूट्रल करने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो पब्लिक कंप्लेंट्स हैं कि जिनको डॉग बाइट के केसेस जाते हैं उनको कोई वैक्सीन नहीं मिलती, क्या सिचुएशन है कि यहाँ पे इन चीज़ों को भी हैंडल किया जाता है? सबसे बड़ी ये बात है कि मैं आपको क्लियर करी थी चली जाऊँ, जब हमारी हुकूमत आई तो जो सबसे पहला बड़ा मसला मैंने फेस किया कि असेंबली के अंदर था और सब तरफ शोर मचा हुआ था कि रेबीज़ की वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी। और रेबीज़ की वैक्सीन ना अवेलेबल होने की वजह से ये मसला था कि इंडिया से हम इंपोर्ट करते थे और चाइना से, मतलब हम इंपोर्ट करते थे चाइना से। दो
बड़े मुल्क जो थे वो रेबीज़ की वैक्सीन बना रहे थे, इंडिया और चाइना, और हम चाइना से करते थे और उनका कोई सैंपल था जो कुछ उसमें मसला आया और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा मसला। जब हमने इस चीज़ को देखा तो अफसोस से मुझे कहना पड़ता है पिछली हुकूमतों ने आज तक वैक्सीन डेवलपमेंट पे उस तरह काम ही नहीं किया। रेबीज़ की वैक्सीन पाकिस्तान में बन रही थी, उस प्रोसेस को ख़त्म कर दिया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जब से हुकूमत आई है दोबारा आप विद इन अ ईयर उसको रिवाइव किया गया, उस सारे प्रोसेस को। इस वक्त रेबीज़ की वैक्सीन हम कहीं से नहीं मंगवाते, रेबीज़ की वैक्सीन पाकिस्तान में बनती है, इसलिए ये बात क्लियर होनी चाहिए। कल भी मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी एक अखबार के अंदर और मुझे अफसोस हुआ कि कम से कम जिस बंदे ने यह आर्टिकल लिखा वो अपनी वो क्या कहते हैं ना, जो रिसर्च तो प्रॉपरली कर ले और पता तो करे। कमेंट उन्होंने पास किया हुआ था कि 100 साल हो गए इस वैक्सीन को बने हुए, पाकिस्तान ने अभी नहीं बनाया। तो मैं आपको क्लियर करती जाऊं, पाकिस्तान अपनी रेबीज़ की वैक्सीन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट बना रहा है। पंजाब सबसे बड़ा ऑर्डर जो है वो हमेशा पंजाब से जाता है। अभी मैं कल ही बैठ के, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ मीटिंग हुई थी, हमारे हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, हर तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के ऊपर और तो और एज अ बैकअप सीओस के ऑफिस के अंदर प्रॉपर कोल्ड चेन मेंटेन की हुई रेबीज वैक्सीन इज अवेलेबल। हमारे सारे टीचिंग हॉस्पिटल्स के अंदर अवेलेबल है। बल्कि हमने अब हमारा जो आईपीएच के अंदर सेंटर था उसको मजीद हम फाल कर रहे हैं। इसलिए रेबीज की वैक्सीन का इस वक्त पंजाब के अंदर कोई मसला नहीं है। अगर किसी को शिकायत हो तो ज़रूर, और मुझे आई है ज़रूर शिकायतें कि बेसिक हेल्थ यूनिट पे हम गए और मिला नहीं। और मैं आपको ये बताती चली पर्सनल इंटरवेंशन के रात 2-2 बजे भी हमने लोगों को रेबीज़ की वैक्सीन लगवाई है और इसको इंश्योर करेंगे कि नेचुरली ये एक बहुत बड़ा, ख़ास तौर पे दही इलाकों के अंदर ये बहुत बड़ा मसला है लोगों के लिए। और हम नहीं चाहते कि खुदा न खास्ता किसी को कुत्ता बावला कुत्ता काट जाए और उनको रेबीज़ की वैक्सीन ना मिले, या वैसे भी कुत्ता काटे तो वैक्सीन लगानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वैक्सीनेटेड नहीं होते हैं ये कुत्ते। तो मैं इस पर हम इंश्योर करने लगे हैं। बाकी जो आपको पता है लाइव स्टॉक वाले जो हैं अलॉन्ग विद द चीफ सेक्रेटरी, वो नया प्रोग्राम जो है वो इंशाल्लाह आपको अगले 1-2 दिन में पता चल जाएगा। जी बताइए। मैडम एक सवाल है कि हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अभी तक अपना आईडी कार्ड तक नहीं बनवाया, अब उनको वैक्सीनेशन में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्या उनके लिए भी वैक्सीनेशन के लिए कोई सिस्टम बनाया गया है या तरतीब किया गया है? ये बड़ा आपने इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट जो है उसको इसकी निशानदेही की है, बिल्कुल सही फरमाया आपने। इसके ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर रहे हैं और डिस्कशन करके हमारी पूरी कोशिश है इस वक्त कि जिन लोगों के पास आईडी कार्ड नहीं है उनके लिए हमने अब क्या सिलसिला इख्तियार करना है, क्योंकि नेचुरली वो पाकिस्तान में रहते हैं। इनमें आपको पता है जो बाहर से आके लोग आए हुए हैं पाकिस्तान के अंदर वो भी, उनका भी लेकिन मैं यह आपको बताती चली जाऊं जो वैलिड तरीके से पाकिस्तान में आए हैं, जिनके पास पासपोर्ट है और अपने काम के सिलसिले के अंदर वो इस वक्त पाकिस्तान में हैं, उन सारों को अकॉर्डिंग टू देयर पासपोर्ट हम वैक्सीन लगा रहे हैं। वी आर गिविंग देम द वैक्सीन। जो अपने, लेकिन जिनके पास कोई जेन्युइन डॉक्यूमेंट नहीं है उनका प्रॉब्लम ज़रूर हुआ है, क्योंकि हम फिर एंट्री के लिए हमारे लिए मसला होता है। लेकिन इसको भी मसले को एनसीओसी इस पे काम कर रहा है और बहुत जल्दी इसका इंशाल्लाह हल आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद। आपने बात की कि 40 साल से ज़ायद जो उम्र के लोग हैं उनको लगाई जाएगी। अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि एक्सपो सेंटर के अंदर इसका स्टॉक बिल्कुल नहीं है। जो 40 साल से ज़ायद उम्र के लोग हैं वो वैक्सीन लगवाने के लिए वहाँ पर पहुँचे नहीं, उनको उन्हें वापस भिजवाया जा रहा है। एक तो मेरा 40 साल से उम्र के जो कम लोग हैं उनको वापस भिजवाया जाए। ज़्यादा जो उम्र के लोग हैं 40 साल से ऊपर उनको वापस भिजवाया जा रहा है, वैक्सीन नहीं लगाई जा रही और ये कहा जा रहा है कि स्टॉक नहीं है। तो ये क्या क्या कहा जा रहा है? स्टॉक नहीं है? स्टॉक नहीं है जी, एक्सपो सेंटर के अंदर। अच्छा मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं, ये 1-2 दिन थोड़ा सा मसला, वैक्सीन हमारी हर रोज सप्लाई होती है। वजह ये है कि आपको कोल्ड चेन इस वैक्सीन की वो करनी होती है, मेन ऑफिस से हर सेंटर पे होती है। 1-2 दिन वैक्सीन में एक 15-20 मिनट आधा घंटे का डिले हुआ। एक तो माशाल्लाह बतौर कौम हम में सब्र भी बहुत कम है। मुझे शिकायत आई एक बंदे की, मैं आपको बता, मैं तो मुसलसल फ़ोन उठाती रहती हूँ लोगों के, की शिकायत आई कि जी मैं आधे घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ और मुझे अभी तक वैक्सीन नहीं लगी। मेरा बड़ा दिल किया कि उनको तस्वीर भेजूं अमेरिका की, जहां कम से कम 1.5 किलोमीटर की लाइन लगी हुई थी, 1.5 किलोमीटर की। वो मेरा ख्याल है आपकी अखबारों में से किसी अखबार ने दिखाया था। और उस लाइन में लोग सब्र से खड़े हुए थे।
हमारी मुसीबत ये बन जाती है कि सेंटर पे पहुंच जब जाते हैं वो कहते हैं जी अभी लगाएं, अभी लगाएं। मकसद ये है कि ये जो छोटी मोटी रुकावटें आई थी इसके ऊपर सेक्रेटरी साहिबा ने शी टुक अ कंप्लीट एक्शन ऑन इट। ख़ास तौर पे कल इन्होंने मीटिंग करके इंश्योर किया स्टॉक का हमारे पास बिल्कुल कोई मसला नहीं है। आपको मैंने बताया कि हमारे पास इस वक्त 13 से 14 लाख वैक्सीन मौजूद है। सेंटर पे पहुंचाना टू मेंटेन दी कोल्ड चेन बड़ा ज़रूरी होता है। तो कल इन्होंने सीओ के साथ लाहौर के अंदर मीटिंग इंश्योर की है। हमारे साथ अहमद साहब बैठे जी। एस्ट्राजेनेका तो नहीं होगा ना बेटा, एस्ट्राजेनेका इज फिनिश ना। जो हमारे पास स्टॉक था वो एस्ट्राजेनेका का मुकम्मल हो चुका है, अब सिर्फ सेकंड डोज लगेगी। इस वक्त साइनोवैक लग रही है। तो अगर मजदूर आके वहां प्रोटेस्ट करते हैं तो उसमें आपको ऑलरेडी बताया कि हमारे लिए मसला है। एस्ट्राजेनेका 40 साल से कम उम्र के बंदे को लग नहीं सकती और हमारे पास जब तक नया स्टॉक नहीं आएगा, नई ऑर्डर नहीं आएगा एनसीओसी की तरफ से, हमारे लिए लगाना मुश्किल है। ओल्ड एज होम हमारे पास जितने हैं, अगर आप हमें, मेरा ख्याल है इसको हम देख लेते हैं। कॉन्साइनो जो है हम सब, क्योंकि सिंगल डोज वैक्सीन है वो हमारे पास मौजूद है। इंशाल्लाह अभी नई डोज नया स्टॉक भी आ रहा है, हम उन सबको लगा देंगे। और ये भी बता दूं कि अब तक हम 7,000 से ज़्यादा लोगों को घर पे जाके लगा चुके हैं। वी आर ट्राइंग आर लेवल बेस्ट के ये वैक्सीन पहुंचाई जाए। लेकिन मैं आपके इनकी वजह से आप एक रिक्वेस्ट और लोगों को कहूँगी कि सब्र जो है ना, पेशेंस, ये चीज़ भी सीखे। बाहर के मुल्कों में आप जाते हैं जब, तो लाइन में चुप करके खामोशी से खड़े रहते हैं। पाकिस्तान में उतरने की देर होती है तो धक्कम पेल शुरू हो जाती है। तो आप मेहरबानी करके जो सब्र सीखा है बाहर से आए हुए या यहाँ जो पाकिस्तान में आप देखें लाइन लगी हुई है, इंशाअल्लाह उस लाइन में लगे हुए हर बंदे को वैक्सीन लग जाएगी। सब्र करना बड़ा ज़रूरी होता है, धक्के वक्के ना दिए जाएं तो इंशाल्लाह सारा काम जो है बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। बहुत शुक्रिया। वैक्सीनेशन सेंटर में जो लेडी हेल्थ वर्कर्स को तैनात किया गया, एक तो उनको 3 माह से तनख्वाहें नहीं मिली, एक तो इसके बारे में बता दीजिएगा। दूसरा, जब इनको आप पिकअप ड्रॉप देते हैं तो वो भी आपने पिकअप रखी हुई है, सामान लाने वाली गाड़ियाँ रखी हुई हैं। ये मेरा ख्याल है ऐसा मसला है जो इंटरनल मसला, हम इंशाल्लाह इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। बहुत शुक्रिया जी। उनको हादसा हो सकता है, कल उन्होंने इस वाले से फरियाद भी किया है गुलबर्ग टाउन में, और उनको पिकअप पे लेके जाया जा रहा था। देख लेते हैं जी, इसको मसले को देख लेते हैं। गुलबर्ग टाउन थोड़ी है, मेरे पास पूरा पंजाब है जो आपको पता है 11, अगर आप इसको मुल्क समझे ना पंजाब को, तो ये दुनिया का 13वां बड़ा मुल्क होता। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की शिकायत थी कि शायद हम सिर्फ लाहौर के अंदर कंसर्न। मैं तो उस दिन लिया गई, तो लिया भी दोनों सेंटर्स में जब गई तो हर बंदे ने वहाँ तसल्ली बख्श जवाब दिया। उन्होंने कहा जी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंशाल्लाह वो छोटी मोटी जो शिकायतें होती हैं उसके लिए हमने नंबर भी दिया हुआ है, जब भी आएगी शिकायत इंशाल्लाह उसको दूर करेंगे। बहुत शुक्रिया।